सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है केवीएस पीजीटी हिंदी के इस सेशन में। तो आरोह भाग 2 से उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख आज पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहले पाठ परिचय। उमाशंकर जोशी, पाठ 10। जन्म सन 1911 गुजरात में। प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निषीध, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी है, सपना भरा, शहीद, कहानी है, श्रावणी मेड़ो, विषामो, उपन्यास, पारकांजड़िया, निबंध, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सानेट और स्वप्नपरायण का संपादन। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन और इनका निधन हुआ सन 1988 में। जन्म 1911 गुजरात में और निधन 1988 में। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देख कर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी के गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया अवसर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है, खासकर साहित्य की आलोचना में। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में है जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। यहाँ प्रस्तुत है कविता छोटा मेरा खेत। खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ आशय, भावनात्मक आदि से होता है के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उसके शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति का एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है से भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी नहीं चूकता। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरे के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग से यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी में रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने किया है।
तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं उनकी पहली रचना, छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़ का बीज वहां बोया गया। यहाँ छोटा, कवि कहते हैं कि छोटा मेरा खेत कविता में उमाशंकर जोशी जी ने कवि कर्म की तुलना कृषि कर्म से की है। कवि यहाँ पर पन्ने को खेत कहते हैं। पन्ना अर्थात पेज जिस पर हम लिखते हैं, और विचारों को कवि ने बीज माना है, यानी जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है, ठीक उसी तरह पन्ने पर कविता लिखता है। कृषि बीज के माध्यम से खेती अनाज उगाता है और कवि अपने विचार रूपी बीज के माध्यम से कविता को लिखता है। जिस तरह से किसान खेत में बीज बो देता है, उसके बाद आंधी तूफान इत्यादि के आने के बाद उस बीज का रोपण होता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि के मन में यह विचार रूपी आंधी उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, तो यही भाव आगे चलकर कविता का रूप धारण कर लेते हैं। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। कवि कहते हैं कि जिस तरीके से कृषि द्वारा खेतों में सोए हुए बीज को हवा, आंधी, तूफान, वर्षा, नमी, शुष्क, गर्मी इत्यादि प्राप्त होने के बाद बीज अंकुरित होता दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी कवि द्वारा बोए गए बीज को कल्पना के माध्यम से, भाव के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है। बिना कल्पना के, बिना भाव के कवि द्वारा कोई भी बीज यानी कि विचार अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बिना तो कविता लिखी ही नहीं जा सकती है। इसलिए कविता लिखते वक्त कल्पना का होना, भावों का होना बहुत जरूरी है। इस चौकोर खेत में जो बीज बोए जाते हैं वे भावनात्मक बीज होते हैं। यह बीज कवि मन के भाव से उनके अहंकार को समाप्त करता है। अहंकार के समाप्त होते ही कवि की रचना में शब्द रूपी अंकुर प्रफुल्लित होते हैं। यही अंकुर आगे बढ़कर रचना का रूप ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार खेती के दौरान भी बीज विकसित होता है, जो आगे चलकर पौधे का विशाल रूप धारण करता है एवं धीरे धीरे वह पौधा पत्तों एवं फूलों से लदकर अंत में झुक जाता है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। इसमें कवि कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फूल खिलने लगते हैं तो उसके अंदर एक अद्भुत रस देखने को मिलता है। यह रस कैसा होता है? अमृत जैसा होता है। कवि के अनुसार यह रचना ऐसे क्षण में रची गई थी जिसका फूल उन्हें उनके जीवन के अंत काल तक मिलता रहेगा। कवि कविता रूपी इस रस को जितना लुटाने की चेष्टा करते हैं, यह रस उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। कवि के अनुसार पेड़ एक दिन बड़ा होते होते समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन कविता रूपी खेत कभी भी समाप्त नहीं होता। उसकी कटाई भी समाप्त नहीं होती और ना ही उसका अस्तित्व कभी समाप्त होता है। अंतिम छंद में कवि कहते हैं कि आप चाहे जितना ऐसी कविताओं का आनंद लें, लुत्फ उठाएं, लेकिन इनका रस कभी समाप्त नहीं होगा। कवि के अनुसार साहित्य का आनंद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। किसान की फसल खत्म हो सकती है, मगर साहित्य रूपी आनंद कभी खत्म नहीं हो सकता। कवि अपने चौकन्ने खेत की तुलना अमृत पात्र से करते हैं, जो कभी भी खाली नहीं होती। अमृत पात्र कहने का तात्पर्य यह है कि जो खेती होती है उसमें जो अनाज होता है उसको काट लिया जाता है, छाट लिया जाता है, उसके बाद वो खत्म भी हो जाता है। परंतु जो कविता रूपी अन्न की उपज कवि करता है पन्ने पर, वो कभी खत्म नहीं होती और वो सिर्फ अपने को ही नहीं, दूसरों को भी सदा आनंदित करती रहती है। और वो पात्र कभी खत्म नहीं होता, चाहे उसके कितना भी आनंदित आप आनंद उठा लें, कितना भी रस निकाल लें, मतलब आनंदित हो जाए, रस निकालने का अर्थ है, पर वो कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा आदि अनादि काल तक बनी रहती है। उसको पढ़ने वाला हमेशा आनंदित होता रहता है। और इनकी दूसरी कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, बगुलों के पंख।
नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बांधी बगुलों की पाखें। यहाँ बहुत सुंदर वर्णन प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति में बगुलों के पंक्तिबद्ध होकर उड़ने के दृश्य का वर्णन किया है कवि ने, बहुत अच्छा। कवि कहते हैं कि जब मैं सफेद बगुलों को आकाश में पंक्तियों में उड़ते देखता हूँ तो मैं सिर्फ उन्हें देखता रह जाता हूँ। पंक्तियों में सफेद बगुलों का यूं आकाश में उड़ना मेरी नजरें चुरा लेता है, अर्थात मेरी नजरों को बांध लेता है वो दृश्य। मुझे यह दृश्य ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने मुझे अपने इस जादू भरे आकाश में बांध लिया है और मैं उस जादू के वशीभूत होकर उस दृश्य को देखने के लिए खो जा रहा हूँ। कवि अंत में कहते हैं कि मुझे इस आकर्षक दृश्य को देखने से कोई आकर रोक ले, क्योंकि इस दृश्य को देखने के लिए मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ। कवि उस दृश्य में खो जाते हैं, उन्हें किसी चीज का याद नहीं रहता है। भूल जा रहा हूँ, मुझे उस वक्त कुछ भी याद नहीं रहता। और अंत में कवि गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं और अपने आप को इस मनमोहक दृश्य से बाहर निकालने में असफल हो जाते हैं। मतलब वहां से जाना चाहते हैं, पर पंक्तिबद्ध बगुलों को आकाश में देखना उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो वहां से हट भी नहीं पाते हैं। तो अब देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। उमाशंकर जोशी जी का जन्म 21 जुलाई 1911 को साबरकांठा जिला गुजरात में हुआ था। मुख्य रूप से उमाशंकर जोशी जी गुजराती भाषा के कवि हैं। मुख्य रूप से क्या, इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1988 मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। उमाशंकर जोशी जी की कृति काव्य संकलन विश्व शांति इनकी ख्याति का आधार है, अर्थात विश्व शांति की रचना के बाद इनको प्रसिद्धि मिली। जोशी जी राज्यसभा के सदस्य तथा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये गुजरात विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, उसके बाद विभागाध्यक्ष, तत्पश्चात कुलपति भी रहे। ये शांति निकेतन विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। जोशी जी द्वारा रचित एक समालोचना कविनी श्रद्धा के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार गुजराती भाषा के लिए मिला है 1973 में, और 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जोशी जी ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का और भवभूति के उत्तर रामचरितम का गुजराती में अनुवाद किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं निशीथ, आधी रात के परमेश्वर कविताओं का संग्रह है, गंगोत्री, विश्व शांति, महाप्रस्थान अर्थात महान प्रस्थान, अभिज्ञान, संस्कृत पत्रिका के संपादक रहे, विषामो कहानियों का संग्रह है, हवेली नाटकों का संग्रह है, श्रावणी मेलों कहानियों का संग्रह है, आँखों एक अध्ययन ईश्वर उपनिषद गुजराती में अनुवाद व टीका है। ये इनको कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान मिले हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में निशीथ के लिए, रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक 1939 में, नर्मद सुवर्ण चंद्रक 1943 में और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1973 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उमा स्नेहस्मी पुरस्कार मिला है, विश्व गुर्जरी गौरव पुरस्कार 1981 में मिला है। कुछ वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। उमाशंकर जोशी जी का जन्म कब हुआ? 1909 अहमदाबाद में, 1910 सूरत में, 1911 गुजरात में या 1912 में गुजरात में? तो इसका उत्तर होगा स 1911 गुजरात में। उमाशंकर जोशी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उपर्युक्त में से कोई नहीं या अब दोनों? तो इसका उत्तर होगा द अब दोनों पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं। इनमें से कौन सी रचना उमाशंकर जोशी की नहीं है? गंगोत्री, निशीथ, चीड़ों पर चांदनी या महाप्रस्थान। तो कौन सी नहीं है पूछा है, तो चीड़ों पर चांदनी की रचना नहीं है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। जोशी जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरितम का अनुवाद किस भाषा में किया? अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में या मराठी भाषा में? तो गुजराती भाषा में किया है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया,
निःशेष पंक्तियों में के रचयिता कौन है? बच्चन जी, निराला जी, उमाशंकर जोशी जी या कोई नहीं? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ये उमाशंकर जोशी जी की पंक्तियां हैं। कागज के चौकोर पन्ने की तुलना कवि ने किससे की है? किसान के खेत से, नीले आसमान से, नदी के जल से या उपर्युक्त सभी से? तो कागज के चौकोर पन्ने की तुलना कवि ने किसान के खेत से की है। छोटा मेरा खेत में आया शब्द अक्षय पात्र शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा पात्र जो सुंदर है, ऐसा पात्र जो स्वर्ण का है, ऐसा पात्र जिसमें रस रखा जा सके, कभी खत्म न होने वाला पात्र। तो ऐसा पात्र जो कभी खत्म ना होता है, ऐसा अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र होता है जिसमें जो भी रख दिया है वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बना रहता है। आ का अर्थ होता है नहीं और क्षय का अर्थ होता है क्षरण होना, यानी जिसका कभी क्षरण ना हो, कभी खत्म ना हो, वैसा पात्र अक्षय पात्र। बगुलों के पंख कविता में आए शब्द पाती बांधे शब्द का क्या अर्थ है? पत्रों चिट्ठियों को बांधना, पंक्तिबद्ध होकर उड़ना, पंक्ति से पंक्ति मिलाना या बगुलों के पंखों को मिलाना। तो पाती बांधे में पंक्तिबद्ध होकर उड़ना है। हौले हौले में अलंकार है, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश या उपरोक्त सभी? तो हौले हौले में अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। तो खत्म होता है ये सेशन। उम्मीद है आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जरूर सिद्ध होगा और आप लोगों को जरूर पीजीटी हिंदी की परीक्षा में इससे सहयोग मिलेगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो भी मन में डाउट्स हो, जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं जरूर सबके उत्तर दूंगी। धन्यवाद।